सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 14 आखिरी चट्टान यात्रा संस्मरण का अध्ययन करेंगे। इस यात्रा संस्मरण के अंतर्गत पूर्व में आपने पढ़ा था कि लेखक कन्याकुमारी की यात्रा पर गए थे। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त अत्यंत सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। लेखक वहाँ समुद्र के किनारे कुछ क्षण बैठे थे और वह सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए आगे बढ़े थे। उसी संदर्भ का हम आगे बढ़ाते हैं। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया था। सूर्य का जो गोला था वह पानी की सतह से किनारे से छू गया और पानी में दूर तक सोना ही सोना नजर आने लगा था। अर्थात सूर्य की जो लाल आभा है, सूर्य की जो चमकीली स्वर्णिम आभा है, वह चारों ओर फैल गई थी। पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। लेकिन सूर्य का जो रंग है वह इतनी जल्दी बदल रहा था कि कुछ समय के लिए उसे एक नाम देना असंभव सा था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। सूर्य का गोला बेबस होकर पानी के अंदर गहराई में डूबे जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था, अब वहाँ लहू बहता नजर आया। कुछ समय पहले जहाँ सोना बह रहा था पानी के अंदर, अब वहाँ लहू खून बहता नजर आया, अर्थात सूर्य का लाल रंग बहता नजर आ रहा था। कुछ क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैजनी बैजनी से काला पड़ गया। कुछ क्षण और बीता तो वह जो लहू का रंग था, खून का रंग था, वह धीरे धीरे बैंगनी बैंगनी होते हुए काला हो गया। मैंने एक बार फिर मुड़कर दाई तरफ पीछे देख लिया। लेखक ने पीछे मुड़कर देखा। नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी और हवा उसी तरह गूंज रही थी। नारियल के जो पेड़ की टहनियाँ थी, वह शाखाएं हवा में ऊपर उठी थी और हवा, तेज हवा चलने के कारण जो हवा की सरसर की आवाज़ थी वह गूंज रही थी। पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई। पूरा जो दृश्य था अब वहाँ अंधकार फैल गया था। एक दूसरे से दूर खड़े जुर्मुट स्याह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे। यानी एक दूसरे से दूर खड़े जो पेड़ पौधों के समूह थे वे लगातार स्याह पड़कर अर्थात काले पड़कर मानो अपना वह सिर पीट रहे हो और अपने हाथ पैर पटक रहे हो। अर्थात हवा चल रही थी तो पेड़ की जो टहनियाँ शाखाएं हिल डुल रही थी, तो लेखक कल्पना करते कह रहा है ऐसा लग रहा था मानो सूर्यास्त के दृश्य को देखकर पेड़ पौधे भी अपना सिर पीट रहे हो, अपने हाथ पैर पटक रहे हो। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुठ्ठियाँ भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। लेखक कह रहे हैं कि मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए, अपनी मुट्ठियों को बंद करते हुए, खोलते हुए कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ समुद्र की तरफ देखता ही रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौट कर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। अचानक उन्हें याद आया कि मुझे अब लौट कर भी जाना, अंधकार बढ़ गया है। तो इस ख्याल मात्र से ही लेखक के जो शरीर है वह काँप उठा। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहाँ स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। दूर सैंड हिल जो जगह थी, उस सैंड हिल की ओर देखा तो वहाँ स्याही में डूबे हुए, अंधकार में डूबे हुए कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। कुछ परछाइयाँ चलती हुई घूमती फिरती नजर आ रही थी। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। लेखक ने पहचानने की कोशिश की कि कौन कौन उधर घूम रहा है, लेकिन इतनी दूरी से उन आकृतियों को पहचान कर अलग अलग करना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। लेखक और जो लेखक ने जो परछाइयाँ वहाँ देखी थी, उन रंगों के बीच में स्याह पड़ती अंधकार में डूबी कितने ही रेत के टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। लेखक डरने लगे कि अंधेरा पूरा होने से पहले क्या मैं उन टीलों को पार करके वहां तक पहुंच सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं। कुछ कदम उन्होंने आगे बढ़ाए भी, लेकिन उन्हें असंभव लगा। उस रास्ते में जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। लेखक को लगा यदि उस रास्ते में जाऊंगा तो मैं रेत में ही, समुद्र के किनारे की जो रेत है उसमें ही भटकता रह जाऊंगा, उसी में उस स्थान को खोजता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। इसलिए लेखक ने सोचा कि इससे तो अच्छा यह रहेगा कि समुद्र के जो तट है, किनारा है, तो सैंड हिल से समुद्र के किनारे पर उतर जाऊं और शायद निश्चित रूप से ये जो रास्ता है समुद्र के किनारे का तट है, ये मुझे निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। लेखक को निर्णय तुरंत लेना था, देरी नहीं करनी थी, क्योंकि अंधकार बढ़ रहा था। इसलिए बिना कुछ सोचे लेखक रेत पर बैठकर नीचे तट की ओर, किनारे की ओर फिसल गए।
पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। तट पर पहुंच के कुछ समय में भूल गया कि अंधेरा बढ़ रहा है। कारण था तट की रेत। कारण ये था समुद्र के किनारे जो रेत थी। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी। लेखक कह रहे हैं वैसे मैंने पहले भी कई बार समुद्र के किनारे की जो रेत है अलग अलग रंगों की रेत मैंने देखी थी। सुरमई हल्की नीली रंग की थी, खाकी, पीली, लाल रंग की रेत वहाँ उन्होंने देखी। मगर जैसे जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने कभी कहीं की रेत में नहीं देखे। लेकिन उस समुद्र के किनारे जो रंग अलग अलग रंगीन रेत थी, जैसे रंग मैंने उस रेत में देखे वैसे रंग मैंने पहले कभी किसी रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे, अनाम जिसको नाम न दिया जा सके, ऐसे अलग अलग रंग वहाँ थे। वे एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों में की झलक लिए थे। यानी एक एक इंच की दूरी पर मिट्टी का जो रंग था वह अलग अलग रंग का था और कई कई रंगों की झलक थी। यहाँ अलग अलग रंग, मिले जुले रंग उनमें समाहित थे। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे। यानी आसमान में जो काली घटाएं जाती है और उस समय जो घनी लाल आंधी जब आ जाती है तो आंधी और काली घटाएं मिलकर जो अलग अलग रंग बना देती है, तो वैसा ही कुछ स्वरूप था। वैसे ही मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से, वैसा ही रंग रेत को दे देने से रंगों की जितनी तरह के सम्मिश्रण मिल पाए जा सकते हैं, यानी अलग अलग तरह के जो रंग हैं वे बनाए जा सकते थे, वे सब वहाँ थे। और उनके अतिरिक्त बहुत से रंग थे। यानी वह सारे रंग जो लेखक कल्पना कर रहे थे वे सारे रंग तो वहाँ थे, उसके अलावा बहुत सारे रंग और भी वहाँ थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। लेखक ने अलग अलग रंगों की रेत को अपने हाथ में उठाया और मसल कर उनको ज़मीन पर गिरने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। जिन रंगों को लेखक हाथों में नहीं उठा पाए उनको उन्होंने पैरों से मसल दिया था। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूँ। लेखक का मन था कि किसी भी तरह से हर एक अलग अलग रंग की जो रेत है यहाँ, उस रेत को अपने पास रख लूँ, पर उसका कोई उपाय नहीं था। लेकिन कोई उपाय उनके पास था नहीं, कैसे उस रेत को इकट्ठी करे, किसमें के अंदर रखे, उनके पास उस समय कोई साधन नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहाँ से आगे चल गया। लेखक ने सोचा किसी और दिन आकर मैं उस रेत को इकट्ठी करूँगा, और इस तरह से लेखक उदास होकर आगे बढ़ गए। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। समुद्र का जो पानी था उसका स्तर बढ़ रहा था और समुद्र के किनारे की जो तट था उसकी चौड़ाई जो थी वह धीरे धीरे और कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई। एक लहर तेजी से आई, लेखक के पैर को भिगो कर चली गई। तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। तो अचानक मुझे खतरे का आभास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। समुद्र के किनारे का जो तट था उसका सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा ही पानी से बाहर लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। लेखक सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मानो जल्दी ही जो समुद्र का तट है इसके ऊपर पानी आ जाएगा, पानी इसको अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं। लेखक ने सोचा एक बार फिर से कि ये जो खड़ी रेत है, यानी जो ढलान वाली जो रेत थी, उस पर सीधा ऊपर चढ़ जाऊं। पर वह स्याह बढ़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। लेकिन वह जो स्याह मतलब जो गहरी अंधकार जो रेत थी उस तरह दीवार की तरह उठी थी, यानी एक दीवार की तरह खड़ी थी। उस रास्ते पर ऊपर जाने की कोशिश करना लेखक को बेकार लग रहा था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। लेखक को खतरा लग रहा था कि कैसे मैं जाऊंगा। मैं दौड़ने लगा तो 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। लेखक जब दौड़ने लगे समुद्र के किनारे तो 1-2 लहरें और लेखक के पैरों को छूकर चली गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच में मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। लेखक ने जूते उतारे, हाथ में लिए, फिर आगे दौड़ने लगे। तभी एक ऊंची लहर उठकर आई और लेखक इस तरह से दौड़े मानो वह लहर उन्हें लपेटकर अपने साथ ले जाने आई हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की। सामने एक बड़ी ऊंची चट्टान थी। लेखक ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। फिर भी उस चट्टान से लेखक टकरा गए। बाहों पर हल्की खरोच आई थी। लेखक की बाहों पर हल्की सी खरोच भी आई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन ज़्यादा चोट उन्हें नहीं लगी थी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। जो चट्टान थी वह पानी के अंदर तक चली गई। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था। उस चट्टान से बचकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना बहुत आवश्यक था।
पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ, लेकिन लेखक का पानी की ओर पांव बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पानी का स्तर, पानी का जो लेवल है वह लगातार बढ़ता जा रहा था। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। लेखक चट्टान के जो किनारे हैं उस पर पैर रखते रखते किसी तरह चट्टान के ऊपर पहुंच गए। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। लेखक ने सोचा कि चट्टान से नीचे खड़े रहने की अपेक्षा चट्टान के ऊपर खड़ा रहना अधिक सुरक्षित होगा। कम से कम पानी का जो बहाव है उससे बच तो पाऊंगा। पर ऊपर पहुँच कर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। लेकिन लेखक जब ऊपर पहुँचे तो उन्हें लगा कि उनके साथ एक मजाक हुई हो। चट्टान के उस तरफ का तट खुला फैलाव था लगभग 100 फुट का, और चट्टान की दूसरी तरफ जो समुद्र का किनारा है उसका खुला फैलाव था और वह लगभग 100 फुट चौड़ा था। कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे, कितने ही लोग चट्टान के पीछे की साइड दूसरी तरफ टहल रहे थे, घूम रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना था और वहाँ से सड़क पर जाने का रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा। लेखक के मन से अब डर निकल गया था। पहले डर रहे थे मैं कैसे वहाँ किनारे पर पहुँचूँगा, और जैसे चट्टान की दूसरी ओर गए तो दृश्य पूरी तरह से परिवर्तित था। मन उनका काफ़ी हल्का था और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। लेखक प्रसन्न भाव से चट्टान से नीचे भी कूद गए। रात केप होटल का लॉन, रात्रि का समय केप होटल का जो बगीचा था, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ। अंधेरा था, हिंद महासागर को काटती हुई जो स्याह मतलब गहरी लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ, एक पौधे की जो टहनियाँ थी वह हिंद महासागर का जो दृश्य था उसको कुछ ओझल किए हुए थे, बीच में हिंद महासागर को छिपाए हुए था। नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता आदमी, सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा था जो टॉर्च जला बुझा रहा था। दक्षिण पूर्व में के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। दक्षिण पूर्व का जो क्षितिज था, क्षितिज आकाश और समुद्र का मिलन का जो काल्पनिक स्थल है वो क्षितिज कहलाएगा। तो उस स्थान पर एक जहाज समुद्र में चल रहा था और उस जहाज से हल्की मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। लेखक का मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह से भीगी जो सूखी मिट्टी होती है उसी तरह से उसका मन बेचैन था, अलग था, अलगाव था उसके मन में। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूँ। लेखक कह रहे हैं जो कन्याकुमारी का जो समुद्र का किनारा है वह मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा मन था कि अभी कुछ दिन और यहाँ रहूँ। पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट आना पड़ेगा। लेकिन लेखक कह रहे हैं अपनी जो भुलक्कड़पन की आदत है, यानी भूलने की जो आदत है, उसके कारण से मैं एक ऐसी हिमाकत, एक ऐसी मूर्खता कर आया था कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से मुझे तुरंत लौट जाना चाहिए। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला कि कनानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वही मेज की दराज में छोड़ आया हूँ। लेखक कह रहे जब मैंने अपना सूटकेस खोला तब पता चला कि कनानौर एक जो पर्यटक स्थल है वहाँ लेखक 17 दिन रहकर आए थे, और 17 दिन रहकर उन्होंने जो 80-90 पन्ने, 80-90 जो पेज लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आए, वहीं टेबल की जो ड्रॉर थी, दराज थी, उसमें वह छोड़ आए। अब मुझे दो में से एक चुनना था। लेखक को दो चीज़ों में से एक को चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत। एक तरफ कन्याकुमारी का सूर्यास्त का दृश्य, वहाँ के समुद्र के किनारे, वहाँ के सुंदर सुंदर रंग बिरंगी रेत। दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज़ जो शायद अब भी सेवाय होटल की दराज में बंद थे। दूसरी तरफ थे उनके हाथ से लिखे हुए जो पन्ने वे कागज़ जो उस सेवाय होटल थी उसकी कमरे की जो दराज है उसमें बंद पड़े थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियों या उसके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। लेखक देर तक सामने की ओर देख रहे थे। ऐसे लेखक ऐसे सोच रहे थे मानो जो ये नारियल के पौधे हैं उनकी टहनियाँ या जो कोने में जो बंद महासागर है, जो पानी है महासागर का पानी, ये मुझे अपनी समस्या का हल दिला सके। तो लेखक लगातार उसकी ओर देख रहे थे। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा।
जो धीरे धीरे पास आता गया। लेखक कह रहे हैं कुछ देर पश्चात मुझे एक गाने का स्वर सुनाई दिया जो धीरे धीरे मेरे नज़दीक आने लगा, वह स्वर वह आवाज़। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई थी। एक कॉन्वेंट की जो बस थी वह होटल का जो कंपाउंड था उसके अहाते में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। बस में बैठी जो लड़कियां थी वे अंग्रेजी भाषा में एक गाना गुनगुना रही थी जिसमें समुद्र का जो सितारे थे उसको संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए दूर जहाज़ की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। लेखक उन लड़कियों का गीत सुन रहे थे और दूर समुद्र में जो जहाज़ था, जहाज़ की रोशनी के ऊपर चमकता हुआ सितारा देख रहे थे और ये सब सुनते सुनते लेखक का मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। गहरी जो शाम थी उसकी सुरमई रंग में रंगी वह जो आवाज़ थी, वह आवाज़ यानी जो अंधकार से युक्त जो आवाज़ थी, अंधकार का वातावरण था और वह जो मन को मुक्त करने वाली आवाज़ थी वह मन की गहराई से किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। और वह जो गाने के गुनगुनाने की आवाज़ थी वह मन के जो भाव है उसको धीरे धीरे सहला रही थी, जगा रही थी। लग रहा था उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। लेखक को लग रहा था वह जो उस गाने के स्वर थे, रोए की जिद मतलब गाने के स्वर हैं, वह शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देंगी। लेकिन उससे भी जिद्दी एक रोया और था, लेकिन उससे भी जिद्दी एक स्वर और था। वह था दिमाग के किसी कोने में अटका जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। लेकिन दिमाग में लेखक के एक और बात अटकी हुई थी और वह थी इस स्थान को जल्दी से छोड़कर जाना, क्योंकि उन्होंने जो पेपर जो कागज़ लिखे थे वे कागज़ वह किसी स्थान पर भूल आए थे। तो उस स्थान पर जाने के लिए जो बसों का टाइम टेबल है वह टाइम टेबल लेखक को बार बार याद आ रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। गीत के जो स्वर थे उन स्वरों की प्रतिक्रिया के स्वरूप में लेखक को जो बस का टाइम टेबल था उसके हिंद से, उसकी गिनती, उसके अंक उससे याद आते जा रहे थे। पहली बस 7:15 पर, दूसरी 8:35 पर, तीसरी, लेखक इस तरह सोच रहे थे, पहली बस 7:15 पर, दूसरी 8:35 पर है, तीसरी बस, इस तरह से और भी बसों के बारे में सोचते रहे। थोड़ी देर में बस लौट गई, थोड़ी देर पश्चात बस वहाँ से लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए और गीत के जो स्वर थे वह विलीन, लुप्त हो गए, दूर हो गए। मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रही और मन में लेखक के केवल जो बस के टाइम टेबल है उसकी जो हिंदसे हैं, उसकी जो गिनती है उसकी चक्री चलती रही। उस बार बार में उसके दिमाग में वही समय सारणी घूमती रही। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। जो ग्रेजुएट नवयुवक था, ग्रेजुएट मतलब जिसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की वह ग्रेजुएट कहलाता है। तो एक ग्रेजुएट युवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक हैं और वह बेकार हैं। 400-500 पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं और उन पढ़े लिखे में 100 के लगभग ग्रेजुएट भी हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियाँ देना और बैठकर आपस में बहस करना। और उन नवयुवकों का मुख्य काम है नौकरियों के लिए एप्लीकेशन देना, अर्जियाँ देना, प्रार्थना पत्र देना और व्यर्थ बैठकर, खाली बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था। जो युवक लेखक से बातें कर रहा है वह कह रहा है कि मैं खुद भी यहाँ फ़ोटो का एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह से छोटे मोटे काम करते थे और दूसरे जो नौजवान हैं वह भी उसी तरह से छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं। सीपी मतलब जो स्नेल्स होते हैं उनका गूदा वे खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं और दर्शन शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उस पर बहस करते हैं। वह कह रहा था इस चट्टान से हमें प्रेरणा तो मिलती है, यानी वह कह रहे हैं इस चट्टान से हमें इतनी प्रेरणा तो मिलती है ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा, उसका गूदा मुंह में डाल दिया। और लेखक को दिखाने के उद्देश्य से उसने वहाँ से एक सीपी उठाई और उसको तोड़ा, उसका गूदा निकालकर मुंह में डाल दिया। विद्यार्थियों, यात्रा वृत्तांत के शेष अंश का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।